विक्रम बेताल, उनकी कहानियाँ, उनके सवाल। विक्रम बेताल। सुन सुन के उनकी कहानी, होती है सबको हैरानी। लगती है हमेशा नई नई, है चाहे सदियों पुरानी। अंधेरों से रिश्ता है जिसका, हवाओं से नाता है उसका। ज़माने की परछाइयों से वीरान जीवन है जिसका, है आशियाना उसका सिद्ध बड़ की डाल। विक्रम बेताल। नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ संजय और मैं राधिका। हम आपके बीच उपस्थित हैं रेडियो धारावाहिक विक्रम बेताल के साथ। भाई राधिका, धारावाहिक को शुरू करने से पहले श्रोताओं को विक्रम बेताल की कहानियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो दे दो। संजय, विक्रम बेताल की कहानियों के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। सो तो है, पर कई बातें ऐसी भी हैं जो कुछ लोग ही जानते होंगे। राजा विक्रम और इनका राज्य कैसा था, और इनकी कहानियाँ कितनी पुरानी है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल सही। और इसीलिए ये जानकारी देने के बाद ही अगर हम श्रोताओं के सम्मुख नाटक को प्रस्तुत करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। 19 सदियां बीत गई उज्जैनी यानी उज्जैन नामक एक नगरी थी, जहां राजा गंधर्व सेन का राज था। इनके 4 बेटे थे। इनमें सबसे बड़े शंख और दूसरे विक्रमादित्य, और 2 बेटे बहुत छोटे थे। राजा गंधर्व सेन के बाद उनके बड़े बेटे शंख को राजपाट मिला। कुछ समय तो राजा शंख का राजपाट ठीक ठाक चला, लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद विक्रमादित्य राजा बन गए, और यही राजा विक्रमादित्य विक्रम के नाम से भी मशहूर हैं। राजा विक्रम बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली, चालाक और होशियार राजा थे। अगर हम माने तो उस समय सारी पृथ्वी पर उज्जैन जैसी कोई नगरी न थी, और न ही विक्रम जैसा कोई दूसरा राजा था। उन्हीं दिनों की बात है। एक रात राजा विक्रम अपने राजमहल में आराम से सोए हुए थे। आधी रात के समय राजा विक्रम के कानों से अचानक एक अदृश्य आवाज टकराई। राजन, तू तीर्थ यात्रा पर चला जा। आवाज अदृश्य थी, और अगले ही दिन सुबह सवेरे राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, और मंत्री के आने पर राजा ने अपनी तीर्थ यात्रा पर जाने की सूचना दी। राजा विक्रम के तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद मंत्री महाकाल के मंदिर में गया और उसने महाकाल से प्रार्थना की। भगवान महाकाल ने मंत्री की प्रार्थना सुनी और नगर की सुरक्षा के लिए अपने एक बहादुर गण को पहरे पर बैठा दिया। ठहरो। कौन हो तुम? मैं उज्जैनी का राजा विक्रम हूँ। तुम क्या सोचते हो? तुम अपना नाम राजा विक्रम बताओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? मैं सचमुच राजा विक्रम हूँ, तीर्थ यात्रा करके लौटा हूँ। अच्छा, यदि ऐसा है तो आओ, मुझसे युद्ध करो। मुझे हरा दोगे तो मैं मानूंगा कि तुम सचमुच राजा विक्रम हो। ठीक है। तो बोलो, अब तो मानोगे कि मैं सचमुच राजा विक्रम हूं? मान गया। राजा विक्रम आप ही हैं। लेकिन ये तो बताओ कि तुम कौन हो? मैं भगवान महाकाल का गण हूं। आपने इतने दिन हमारे राज्य की रक्षा की, उसके लिए आपका धन्यवाद। किंतु अब मैं वापस आ गया हूं। आप उज्जैनी को किसी प्रकार का खतरा नहीं। परंतु हे राजन, आपकी जान स्वयं खतरे में है। फटाक से टूटने वाली चीज से सतर्क रहें। इससे ज्यादा आपको कुछ भी बताने की मनाही है। अरे, ये गण तो अदृश्य हो गए, किंतु ये बताना क्या चाह रहे थे? हे राजन, आपकी जान स्वयं खतरे में है। आप सावधान रहें। फटाक से टूटने वाली चीज से सतर्क रहें। फटाक से टूटने वाली चीज से सतर्क रहें।
मेरी जान को खतरा है, किंतु किससे? और ये फटाक से टूटने वाली वस्तु भला है क्या? इसमें अवश्य ही कोई रहस्य होगा। श्रोताओं, राजा विक्रम अपने राजमहल में पहुंचे। तीर्थ यात्रा से लौटकर आए अपने प्यारे राजा को देख राज अधिकारियों और प्रजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम शिकार करने गए। घने जंगल में एक साधु उन्हें मिला। प्रणाम महात्मा। तुम्हारा कल्याण हो राजन। ये लो, इस साधु की ओर से एक भेंट। महात्मा, ये सुनहरा अनार मैं आपके आशीर्वाद स्वरूप सादर ग्रहण करता हूं। अरे अरे अरे, अरे इस दुष्ट बंदर ने सुनहरा अनार मेरे हाथ से झपट लिया। ठहर बंदर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूं। ये तो पेड़ पर चढ़ा है। ठीक है, अच्छा चल, वो सुनहरा अनार नीचे गिरा दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अरे उधर कहां फेंक रहा है? मेरी ओर फेंक, मेरी ओर। धत, दुष्ट बंदर भूमि पर गिरा डाला। देखो तो, सुनहरे अनार के टुकड़े हो गए। ये क्या? अनार के अंदर से अद्भुत सुंदर लाल रत्न निकला है। महात्मा, महात्मा, ये तो अद्भुत रत्न है। इस बहुमूल्य रत्न के बदले में आप जो भी मांगेंगे, मैं वो देने के लिए तैयार हूं। राजन, मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूं, उसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। जी, मैं वचन देता हूं। तो सुनो, नदी के किनारे जंगल में एक श्मशान है। कल आधी रात को आप अकेले श्मशान में आइए, वहां मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। प्रणाम महाराज। आओ राजन, आओ। आदेश दीजिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सुनो राजन, यहां से थोड़ी दूर एक बड़ा श्मशान है। वहां एक सिद्ध बरगद का पेड़ है। जी। उसकी डाल पर एक मुर्दा लटका हुआ है। वो मुर्दा मुझे ला दो। मैं अभी वो मुर्दा ला देता हूं। आज कृष्ण चतुर्दशी की रात है, इसीलिए इतना घनघोर अंधेरा है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। तो ये है बड़ा शमशान। सिद्ध बरगद भी समीपी होगा। ए, कौन है तू? भाग जा यहां से। यहां हम 52 वीरों का पहरा है। तो मैं 53वां वीर हूं, मैं नहीं डरता। ठीक है, आप यहां से आगे जा सकते हैं, और कुछ आगे जाने पर डरावनी आकृति वाले 8 भैरवों की चौकी आती है। उसमें आगे जाने की भूल मत कीजिएगा। अगर जान प्यारी हो तो चला जाए यहां से। यहां 8 भैरवों का पहरा है। तो मैं 9वां भैरव हूं, चुपचाप मुझे रास्ता दे दो। लगता है यही है विशाल सिद्ध बरगद का पेड़। अरे हां, यही है। बरगद के पेड़ की डाल पर एक मुर्दा भी औंधे मुंह लटका हुआ है। चलो, पेड़ पर चढ़कर वो डाली काट देता हूं जिस पर मुर्दा लटका हुआ है।
अजीब बात है, पेड़ से गिरते ही ये मुर्दा तो रोने लगा। कमाल है, मुर्दे को भला कहीं चोट लग सकती है। हो ना हो इस मुर्दे में किसी भूत ने प्रवेश कर लिया है। मुझे इससे पूछना चाहिए कि ये कौन है। ए, कौन हो तुम और इस प्रकार रो क्यों रहे हो? अरे, उत्तर देने के बजाय ये मुर्दा तो खिलखिलाकर हंसने लगा और ठास करता हुआ उछला और फिर से पेड़ की डाल पर औंधे मुंह लटक गया। पर मैं इस जादुई खेल से घबराने वाला नहीं। सुन लो और हंसना बंद करो। मैं फिर से पेड़ पर चढ़ रहा हूं और फिर इस बार मैं तुम्हें बगल में दबाकर नीचे उतरूंगा। पेड़ पर चढ़कर मुर्दे को पकड़कर दोबारा नीचे तो आ गया हूं। सुनो माना, मैं बोलने वाला मुर्दा हूँ। मुझे बेताल कहते हैं। वेताल? हाँ, बेताल। तुम कौन हो और मुझे ये कहां ले जा रहे हो तुम? मैं राजा विक्रम हूं। एक साधु महात्मा को अपने अनुष्ठान के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं। अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है तुम्हारी? रास्ते में आप कुछ बोलोगे नहीं। और अगर बोला तो? तो मैं उड़ जाऊंगा और वापस इस सिद्ध बरगद की डाल पर लटक जाऊंगा। पर इस चुप्पी में अंधेरी रात की सुनसान डगर बोझिल लग रही है। क्या कहते हो? कोई बात नहीं, चलना ही है तो मैं आपको कहानी सुनाता हूं। कम से कम रास्ता तो आसानी से कट जाएगा ना, है? सुनो राजन, काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसका एक ही बेटा था, राजकुमार वज्र मुकुट। वज्र मुकुट की राज्य के दीवान के बेटे नेक चंद से गहरी मित्रता थी। साथ साथ दोनों दोस्त बड़े होते गए। दोनों को ही शिकार का बड़ा शौक था। राजकुमार, आज तो हम जंगल में नई जगह निकल आए हैं। हाँ मित्र नेकचंद्र, अभी तक कभी इस दिशा में हम इतनी दूर नहीं आए थे। हाँ। देखो तो कितना मनोरम दृश्य है। हाँ। पेड़ और झाड़ियां फूलों से लदी हुई हैं। जी हाँ राजकुमार, और उधर देखिए, वहाँ एक सुंदर तालाब है। हाँ। और पास ही एक मंदिर भी है। राजन, राजकुमार वज्र मुकुट और नेकचंद अपने घोड़ों को तालाब की ओर ले चले। उस निर्मल पानी में हाथ मुंह धोकर उनकी थकान मानो गायब ही हो गई। घोड़ों को मंदिर के बाहर बांधकर दोनों ही अंदर गए। पूजा के बाद जब दोनों बाहर आए तो देखा एक अत्यंत ही सुंदर युवती अपनी सखियों के साथ तालाब के किनारे स्नान कर रही है। मित्र नेकचंद्र जी, वो देखो, एक अपूर्व सुंदरी कुछ अन्य युवतियों के साथ वहां तालाब में स्नान कर रही है। हाँ राजकुमार, राजकुमार, यदि ऐसा है
तो हमें यहीं रुककर प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस सुंदरी का रूप मुझे चुंबक की तरह आकर्षित कर रहा है। मैं उसके समीप जाकर उस युवती का परिचय जानने का प्रयत्न करता हूँ। तो राजन, इस तरह राजकुमार वज्र मुकुट तालाब के पास गया। जब युवतियों ने उसे देखा तो स्नान करना बंद कर वो तालाब से बाहर निकल आई। थोड़ी देर तक राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को निहारते रहे। युवती के चले जाने पर नेक चंद वहां पहुंचा। मित्र नेकचंद जी, वो अपूर्व सुंदरी तो बिना कुछ कहे ही चली गई। मैं ना तो उसका नाम जानता हूँ, ना ही उसका पता ठिकाना। तो क्या मैं उससे कभी मिल नहीं पाऊंगा? अरे राजकुमार, धीरज रखें, धीरज रखें। राजकुमारी ने तो आपको इशारों में अपना सारा परिचय ही दे दिया है। मैं कुछ समझा नहीं नेकचंद्र। देखिए राजकुमार, उसने कमल का फूल कानों से लगाकर आपको बताया कि वो कर्नाटक की रहने वाली है। फिर उसने फूल को दांतों से कुतरकर ये बताया कि वो राजा दंत बाट की बेटी है। अच्छा। और फिर फूल को पांव से दबाने का अर्थ ये है कि उसका नाम पद्मावती है। और आखिर में फूल को छाती से लगाकर उसने आपको ये संदेश दिया है कि आप उसके हृदय में बस गए हैं। सच नेकचंद्र? हाँ। सच कह रहे हो तुम? हाँ। चलो हम भी कर्नाटक चलेंगे। जी राजकुमार। राजकुमार, हम राजा के महल तक आ पहुंचे। मित्र वो देखो, महल के द्वार के समीप ही वो कुटिया देख रहे हो? हाँ। चलो वहां चलते हैं। हाँ राजकुमार। प्रणाम माई। प्रणाम माई। हम दोनों सौदागर हैं, हमें कुछ दिन रहने की जगह चाहिए। हम आपको पैसे भी देंगे। बच्चों, परदेश में सहायता मांग रहे हो तो मैं तुम्हें रहने की जगह तो जरूर दे दूंगी, पर मेहमान से मैं पैसे लेने का पाप कभी नहीं कर सकती हूँ। माई, आप बुरा मत मानिएगा, किंतु आपको पैसे की आवश्यकता तो होती होगी। मुझे अपना पुत्र समझकर ही पैसे ले लीजिएगा। तुमने अपने को मेरा पुत्र कहा, फिर पैसे की तो बात ही मत करो। और मैं तो राजकुमारी की सेविका हूँ। क्या? हाँ माई, आप राजकुमारी की सेविका है? हाँ। राजकुमार, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। हाँ हाँ मित्र, सही कहते हो। जरा ठहरो बेटे, तुमने अपने मित्र को राजकुमार क्यों कहा? माई, वास्तव में मैं एक राजकुमार ही हूँ, काशी का राजकुमार। तो राजन, इस तरह वज्र मुकुट ने पद्मावती की सेविका को सारा हाल कह सुनाया। राजकुमार के सच्चे प्रेम को जानकर माई का दिल पसीज गया। राजकुमार, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। ऊपर से तुमने खुद को मेरा पुत्र बताया है, इसीलिए मैं तुम्हारे और अपनी राजकुमारी के मिलन के लिए मुझसे जो भी संभव हो सकेगा वो जरूर करूंगी। धन्यवाद माई, धन्यवाद। आप बस राजकुमारी को मेरा संदेश दे दीजिएगा कि पिछली पूर्णिमा को जंगल के बीच बने तालाब पर जो राजकुमार उन्हें मिला था वो आ गया है। ठीक है राजकुमार, मैं अभी महल में जाती हूँ। अभी जाकर तुम्हारा संदेश राजकुमारी को देकर उनसे उत्तर जानकर लौट आऊंगी। धनी राजकुमारी इस संदेश को सुनकर क्या करेंगी? राजकुमार, राजकुमार, आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? अरे परदेश में अनायासी हमें माई का सहयोग मिल जाना तो समझिए भगवान की ही कृपा है। वो तो ठीक है मित्र, किंतु तुम मेरे दिल का हाल नहीं समझ सकते।
जब तक माई मुझे आकर ये ना बता दें कि पद्मावती ने मेरे संदेश का क्या उत्तर दिया, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। राजकुमार, अरे वो देखो, माई आ रही हैं। माई, माई, क्या हुआ? क्या कहा राजकुमारी ने? बताइए। राजकुमार, मैं तुम्हारी सहायता करने में सफल नहीं हो पाई बेटे। क्या? हाँ मेरे बेटे, तुम्हारा संदेश सुनते ही राजकुमारी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटती हुई अपने कक्ष के पीछे से खिड़की से बाहर निकाल दी। तुम्हारी इस बुढ़िया पर बहुत बुरी बीती मेरे बेटे। मेरी राजकुमारी कभी मेरे साथ इतनी निर्दयता से व्यवहार नहीं करती थी। धीरज रखिए भाई, धीरज रखिए। मित्र नेकचंद्र, सुना तुमने? राजकुमार, मेरा संदेश सुनकर पद्मावती कितना अधिक क्रोधित हो गई। नहीं राजकुमार, उल्टा वो भी आपसे प्रेम करती है और आपसे चुपचाप मिलना चाहती है राजकुमार। उन्होंने माई को अपने कक्ष के पीछे की खिड़की का रास्ता बताकर भेजा है। ओह, यदि ऐसा है तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो राजन, वज्र मुकुट ने माई की पोशाक पहन ली और उसके वेश में खिड़की के रास्ते पद्मावती के कक्ष में पहुंच गया। पद्मावती वहां उसकी प्रतीक्षा में थी। दोनों प्रेमियों की बातों में समय का पता ही नहीं लगा और सुबह हो गई। राजकुमारी ने वज्र मुकुट को छिपा दिया और जैसे ही रात हुई, दोनों प्रेमी फिर साथ हो गए और इस तरह कई दिन बीत गए। और एक दिन उसने राजकुमारी को अपने साथ भाग चलने को कहा। नहीं राजकुमार, भले ही मैं प्रेम तुमसे कितना भी करूं, पर अपने पिता और अपने राज्य से मैं दूर नहीं जाना चाहती। किंतु पद्मावती। राजकुमार, अगर आपको मेरा साथ चाहिए तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है पद्मावती, मैं अभी अपने मित्र के पास जाता हूं, उससे परामर्श लेकर ही कुछ निर्णय लूंगा। राजकुमार, आपकी समस्या का तो एक ही हल है। बताओ मित्र, बताओ। और वो ये कि हम कोई ऐसी जुगत लगाएं जिससे राजा दंतबाट खुद ही राजकुमारी को अपने महल और राज्य से निकल जाने की आज्ञा दे दे। कैसी बातें करते हो मित्र नेकचंद्र, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है राजकुमार, एक उपाय है। बताओ। आप चुपचाप खिड़की के रास्ते से राजकुमारी के कक्ष में हड्डियां छुपा कर आ जाइए और फिर मैं सिद्ध योगी का वेश बनाकर राजा दंतबाट के पास जाता हूं। मैं राजा को बोलूंगा कि उसकी बेटी तंत्र मंत्र करके उसे मारकर राजगद्दी पर बैठना चाहती है। राजा जब राजकुमारी के कक्ष की तलाशी करवाएगा तो उसे आप द्वारा छिपाई गई हड्डियां मिलेंगी और वो मेरी बात पर विश्वास करके राजकुमारी को देश निकाला दे देगा। अच्छी योजना है नेकचंद्र। तो राजा ने उसे दोषी मानकर अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी थी। राज्य की सीमा पर ही वज्र मुकुट और नेकचंद्र प्रतीक्षा में थे। वो राजकुमारी के साथ काशी लौट आए, जहां धूमधाम से वज्र मुकुट और पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। हे राजन, अब ये बताओ
कि इस कहानी में बड़ी गलती किससे हुई। वेताल, नेकचंद्र ने तो मित्र का साथ दिया और वज्र मुकुट ने अपना प्रेम पाने के लिए छल किया, किंतु सबसे बड़ी गलती तो राजा दंतबाट ने की है, जो राजा और पिता के रूप में न्याय नहीं कर पाया। भाई वाह राजन, आपने एकदम सही उत्तर दिया। लेकिन बीच रास्ते में ना बोलने की शर्त भी तोड़ दी। तो राजन, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। राजन, मैं छोड़कर जा रहा हूं। वेताल, मुझे अपनी बातों में उलझाकर तुम शर्त जीत गए, किंतु मैं भी हार मानने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं, देखता हूं तुम इस बार कैसे बचते हो मुझसे। जी श्रोताओ, इस धारावाहिक की अगली कड़ी में हम सुनेंगे कि राजा विक्रम वेताल को साधु के पास ले जाने में सफल होते हैं, या वेताल फिर से राजा को कोई नई कहानी सुनाकर उनका ध्यान चुप रहने की शर्त से हटाकर फिर से उड़ जाता है। ऐसे ही बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ हमारे धारावाहिक विक्रम वेताल के हर भाग में आपको सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।